नमस्कार। चलिए आज गोता लगाते हैं भारतीय संविधान के उन पन्नों में जो हमारे देश को एक आर्थिक शक्ति बनाते हैं और साथ ही उस सरकारी मशीनरी की नींव रखते हैं जो इस देश को चलाती है। तो तैयार हैं? क्या कभी ये सोचा है कि कश्मीर का सेब इतनी आसानी से कन्याकुमारी के बाजार में कैसे पहुंच जाता है, या फिर गुजरात का नमक अरुणाचल प्रदेश में? हर राज्य की अपनी सीमा है, अपने नियम हैं, फिर भी पूरे देश में व्यापार लगभग बेरोक टोक चलता है। ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान में ही छिपा है। तो आज की हमारी बातचीत का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि पूरे भारत में व्यापार की आज़ादी का क्या मतलब है और फिर उस पर लगने वाली ज़रूरी पाबंदियों को देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सरकारी सेवाओं की और आखिर में जानेंगे उन लोक सेवा आयोगों के बारे में जो निष्पक्ष भर्ती की गारंटी देते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे अहम विषय से शुरू करते हैं, व्यापार की स्वतंत्रता। ये वो बुनियाद है जिस पर एक देश एक बाजार की पूरी इमारत खड़ी है। संविधान का अनुच्छेद 301 ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये साफ साफ कहता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और लोगों का आना जाना स्वतंत्र होगा। यानी आसान भाषा में कहें तो राज्यों की सीमाएं व्यापार के रास्ते में दीवार नहीं बन सकती। मकसद साफ था, पूरे भारत को आर्थिक तौर पर एक बनाना, जहां सामान और सेवाएं बिना किसी रुकावट के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये आज़ादी एब्सोल्यूट है? क्या इस पर कोई लगाम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी सिस्टम को सही से चलाने के लिए कुछ नियम कायदे तो चाहिए ही। तो चलिए देखते हैं कि संविधान इस आज़ादी पर कौन सी जरूरी पाबंदियां लगाता है। यहां पर संविधान ने एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन बनाया है। ये व्यापार पर रोक लगाने की शक्ति संसद और राज्यों दोनों को देता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जैसे अनुच्छेद 302 संसद को जनहित में यानी पब्लिक इंटरेस्ट में पाबंदी लगाने का अधिकार देता है। सोचकर देखिए, जैसे किसी महामारी के वक्त जरूरी दवाओं की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार उनकी आवाजाही को कंट्रोल कर सकती है। वहीं अनुच्छेद 304 राज्यों को यह अधिकार देता है कि वो दूसरे राज्यों से आए सामान पर उतना ही टैक्स लगाएं जितना वो अपने राज्य में बने सामान पर लगाते हैं। ऐसा क्यों? ताकि कोई भेदभाव ना हो सके। पर हाँ, इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति से पहले मंजूरी लेनी पड़ती है। अब देखिए, एक मजबूत अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक शानदार कुशल प्रशासनिक ढांचा। तो अब हम बात करेंगे देश के इसी स्टील फ्रेम की, यानी सरकारी सेवाओं की। ये वो ढांचा है जो जमीन पर सरकार की नीतियों को लागू करता है और सरकारें बदलने पर भी देश को लगातार चलाता रहता है। एक सरकारी कर्मचारी की पूरी यात्रा, उसका करियर संविधान में बहुत साफ साफ बताया गया है। अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों के नियम बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 310 कहता है कि कर्मचारी राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी उनकी मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं पर एंट्री होती है अनुच्छेद 311 की, जो एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। और यही है अनुच्छेद 311 का असली सार। ये एक मजबूत ढाल है, एक गारंटी है। ये पक्का करता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना पूरी जांच पड़ताल के और बिना अपनी बात रखने का मौका दिए नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। यही सुरक्षा उन्हें हिम्मत देती है कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर अपना काम कर सके। तो ठीक है, सरकारी कर्मचारी तो हैं, पर इनकी भर्ती कौन करता है? और ये कैसे पक्का किया जाता है कि यह पूरी प्रक्रिया फेयर हो, जिसमें किसी की जान पहचान नहीं बल्कि सिर्फ काबिलियत चले? इसका जवाब है लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 के तहत केंद्र के लिए है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और राज्यों के लिए है राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी। आप इन्हें एक तरह से सरकार का निष्पक्ष एचआर डिपार्टमेंट समझ सकते हैं। इनका सबसे बड़ा और जरूरी काम ही यही है कि मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर सही उम्मीदवारों को चुना जाए, ताकि सरकारी मशीनरी में भाई भतीजावाद या किसी भी तरह के पक्षपात की कोई गुंजाइश न रहे। अच्छा, तो यूपीएससी और एसपीएससी, इन दोनों में कुछ बुनियादी फर्क हैं। चलिए देखते हैं। यूपीएससी में देखिए, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उनका कार्यकाल होता है 6 साल या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो। वहीं दूसरी तरफ जब हम एसपीएससी की बात करते हैं तो नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और यहां रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है। कार्यकाल यहां भी 6 साल का ही होता है। तो सवाल है कि ये आयोग असल में करते क्या क्या हैं?
अनुच्छेद 320 इनके मुख्य काम गिनाता है। ये सिर्फ नियुक्तियों के लिए परीक्षा ही नहीं कराते, बल्कि भर्ती के तरीकों पर, प्रमोशन और ट्रांसफर के मामलों पर और यहां तक के अनुशासनात्मक मामलों पर भी सरकार को सलाह देते हैं। इनकी सलाह ये पक्का करती है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के मुताबिक हो, जो कि अच्छी सरकारी सेवाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से पूरी बात को समेटते हैं। अनुच्छेद 301 से 307 ये बनाते हैं भारत को एक बाजार। अनुच्छेद 308 से 314 ये है हमारे देश का स्टील फ्रेम यानी सरकारी सेवाएं। और अनुच्छेद 315 से 320 ये वो गारंटी हैं जो इस फ्रेम को मजबूत और निष्पक्ष बनाए रखते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक मजबूत और अखंड भारत की कल्पना करके ये स्तंभ बनाए थे। आज के भारत में, जहां इतनी तेजी से सब कुछ बदल रहा है, जहां नई नई चुनौतियां हैं, ये संवैधानिक स्तंभ कितने मजबूत हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।